nation, one election. Here in India, the rumour mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. The government of Prime Minister Narendra Modi has called for a special parliament session. I was not expecting this. अरे हमको क्या मिलेगा 1 इलेक्शन की 10 इलेक्शन। ये इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बिल आता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। अभी कुछ दिन पहले ही 1 सितंबर को केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है जिसके हेड है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इस पैनल को इसलिए गठित किया है ताकि वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को चेक किया जा सके इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है इसके अंदर। आप लोगों ने मीडिया, न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वन नेशन वन इलेक्शन के डिबेट्स को तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपके सारे मिथ्स और सारे फैक्ट्स को क्लियर कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है। मैं अपने पर्सनल ओपिनियंस प्रोवाइड करता हूं करंट इवेंट्स के ऊपर, और आज का जो टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या फिजिबल है ये पॉलिसी भारत जो कि एक डेमोक्रेटिक नेशन है उसके अंदर? अब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोकसभा के जब चुनाव होंगे तभी सारी स्टेट असेंबलीज के भी चुनाव होंगे, यानी कि एक ही टाइम पीरियड को डिसाइड किया जाएगा केंद्र के द्वारा, और उसी टाइम पीरियड पे सारे स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के चुनाव किए जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको न्यूज या सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही होगी। ईयर 1999 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हेड थे बीपी जीवन रेड्डी। उन्होंने ये बोला था कि इंडिया के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी फीजिबल है। उसके बाद अगस्त 2018 के अंदर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के हेड बने बीएस चौहान, जिन्होंने ये बोला कि ये कमेटी बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है भारत जैसे डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर। उन्होंने इसके सपोर्ट में कुछ बातें भी बोली। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा में बदलाव करना पड़ेगा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बदलाव करना पड़ेगा, और ये सारा बदलाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि अभी जो इंडिया की हाल फिलहाल में जो कंडीशन है वो इस बदलाव को सहन नहीं कर पाएगी। इतना ज्यादा बदलाव करना बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर। बात करते हैं जब देश आजाद हुआ था, सबसे पहले चुनाव 1951-1952 में हुए थे। तब चुनाव एक साथ हुए थे लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के। उसके बाद करीबन 15 साल तक सबका टाइम फ्रेम एक ही रहा, लेकिन धीरे धीरे हर राज्य की असेंबलीज डिसॉल्व होने लगी और टाइम फ्रेम में बदलाव आने लगा। सबसे पहले 1959 में केरला असेंबली के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया, जिसके तहत असेंबली को डिसॉल्व किया गया और दोबारा से चुनाव करवाए गए। 1967 तक आते आते लगभग सभी राज्यों के चुनाव अलग अलग टाइम पे होने लगे थे। कुछ राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव आज भी लोकसभा के चुनाव के साथ होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। अब वन नेशन वन इलेक्शन के एडवांटेजेस भी हैं, जैसे लोगों का जो पैसा यानी कि जो टैक्स पेयर्स मनी है उसमें बहुत ज्यादा सेविंग होती है। अगर इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे तो पैसा कम खर्च होगा। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी बर्डन नहीं आता है। अगर इलेक्शंस एक टाइम पे होंगे तो सरकार की जो पॉलिसीज है उनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो टाइमली होता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक साल हमने इलेक्शंस को दे भी दिया तो बाकी के 4 साल सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट को बचते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कंसर्न्स भी हैं, और ये कंसर्न्स एडवांटेजेस पे भारी पड़ रहे हैं। क्या कंसर्न्स हैं? आर्टिकल 83(2) और आर्टिकल 172 ये बोलता है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है। इसके साथ साथ अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो असेंबलीज को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पे एक सवाल खड़ा होता है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी मिड टेन्योर के अंदर तो इलेक्शंस दोबारा से होंगे या फिर प्रेसिडेंट रूल लगेगा। दूसरा कंसर्न ये है कि भारत के संविधान के अंदर फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। आर्टिकल 1 ये बोलता है कि इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को वायलेट नहीं करेगा? और तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अभी का जो सिनेरियो है, जिस हिसाब से इलेक्शंस होते हैं, उस सिनेरियो के अंदर वोटर्स की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्या वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद भी वोटर्स की अकाउंटेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा?
वोटर्स की वॉइसेस उतनी ही सही तरीके से सुनी जाएंगी जितनी आज सुनी जा रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब अगर आपके पास है तो आप वन नेशन वन इलेक्शन को कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको अपने पर्सनल व्यूज बताता हूं और आप इन पे थोड़ा गौर फरमाइए। पहली बात तो यह है कि केंद्र की सरकार इस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को लेके आई है जब भारत G20 समिट ऑर्गेनाइज करवा रहा है। खैर छोड़ो, आपको ऐसा लगेगा कि ये एंटी गवर्नमेंटल बातें कर रहा है, लेकिन काम की बात पे आते हैं। जब इस पैनल का गठन किया गया तो एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन की जो मेन हेडलाइन थी वो ये बोल रही है कि कांस्टेंट इलेक्शन की वजह से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना गवर्नेंस का, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और इससे पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने का काम किया जा रहा है। कैसे? आप एक बात बताओ, आसाम के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं तो गुजरात के अंदर रोड या डेवलपमेंट नहीं होगी? हरियाणा के अंदर चुनाव है तो नागपुर की मेट्रो का काम रुक जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे एक्टिव है, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस, उनको इलेक्शंस करने में अब प्रॉब्लम आ रही है। कैसे? बीजेपी का एक फॉर्मूला है कि वो एक फेस को सामने रखती है, चाहे वो इलेक्शंस कैसा भी हो, और वो फेस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। यानी कि अगर हरियाणा के विधानसभा के चुनाव भी है ना, तो भी बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस सामने लाया जा रहा है, जबकि मोदी हरियाणा के अंदर कोई काम करने वाला नहीं है। इससे हो ये रहा था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका जो फेस है उसे प्रॉब्लम आ रही थी गवर्नेंस करने में और इलेक्शंस करने में। तो आप एक बात बताओ, ये तो पर्सनल प्रॉफिट हो गया बीजेपी या कांग्रेस का। इससे वोटर्स को क्या प्रॉफिट हुआ? इंडियंस को क्या एडवांटेज पहुंचा? कुछ भी नहीं। एक और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कंसर्न्स में, जो कि था फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूं। आज के दिन कोई भी सीएम अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर सकता है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर एक पार्टी को डिसॉल्व कर सकते हैं और दोबारा से इलेक्शंस करवा सकते हैं उस राज्य के अंदर। लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन राज्य के अंदर आएंगे तो इससे इलेक्शन का शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी। इसके साथ साथ कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे भी हैं जो मिसलीड कर रहे हैं। भारत के लोगों यानी कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनका पैसा बचेगा। अब नीति आयोग, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि एक इलेक्शन साइकिल के अंदर यानी कि 5 साल के अंदर हर वोटर के ऊपर 10 रुपए खर्च होते हैं 1 साल के अंदर। और जब वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वो 10 रुपए घट के 5 रुपए हो जाएंगे। अब आप लोग एक बात बताओ, जब इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे पूरे भारत के अंदर, तो क्या भारत के पास इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं? क्या सेविंग्स होंगी? भारत के पास इतना एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या वहां पे भी सेविंग्स होंगी? क्या भारत के पास इतनी ईवीएम्स या सीयूज हैं? तो इनके ऊपर भी खर्चा बढ़ेगा। दूसरी बात, 5 रुपए बचाने के लिए पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को खत्म करना, फेडरलिज्म जैसे बढ़िया कॉन्सेप्ट को खत्म करना भारत के संविधान से, ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए नाइंसाफी होगी। देखो, ये डिबेट कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मेरी तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है भारत के अंदर, वो भी इस टाइम के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी आप लोगों के जो भी व्यूज हैं वो जरूर कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।